बहुजन क्रांति और बहुजन नायकों को समर्पित दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। कैलेंडर छोटे और बड़े दोनों साइजों में उपलब्ध है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। थोक में ऑर्डर करने पर मिलेगी आकर्षक छूट। और जैसा कि आप जानते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव जो है वो सिर्फ सरकार बनाने का मौका नहीं, ये एक उत्सव है, मेला है। मतलब एक जश्न है, जबकि लोग अपनी चॉइस, अपनी पसंद को एक बार अंडरलाइन करके बताते हैं कि हम इस देश के मालिक हैं, हम चुनेंगे और हम जिसको चुनेंगे वो हम पर अगले 5 साल तक सरकार चलाएगा। ये एक तरह का पॉलिटिकल सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस समय रिन्यूअल होता है उस कॉन्ट्रैक्ट का। ये एक दिलचस्प समय इसलिए भी है क्योंकि इस समय दरअसल जब चुनाव की तैयारियां शुरू होने वाली हैं एक घोषित तौर पर, उससे पहले चुनाव, देखिए, तो आप इसको, आप बात को समझिए। जो लोग कई बार गफलत में रहते हैं कि चुनाव सिर्फ घोषणा के बाद चुनाव लड़ा जाता है। चुनाव लगभग उससे 6 महीने पहले से उसको लड़ना शुरू हो चुका होता है। इस समय पार्टियां अपने ढीले पेंच टाइट करती है सारे, जैसे वो सारे यंत्र यंत्र जितने हैं, जितने औजार हैं, उनको चेक करती है, उस पर शान चढ़ाती है, उसको चमकाती है, पोंछती है। मतलब सारी पार्टियां खुद तैयार करती है बैटल के लिए। और वो बैटल जो है वो अनाउंस होने वाला है, मेरा अपना अनुमान है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है फरवरी महीने के अंत में, मतलब अब से 2.5 महीने बाद लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। और घोषणा होने के बाद आप जानते हैं कि सारी पार्टियां अपने कैंडिडेट्स अनाउंस करेंगी, जो इसको जहां लड़ना है। और उसके बाद फिर चुनाव प्रचार होगा, फिर मतदान होगा और एक नई लोकसभा देश में आ जाएगी, जिसके बाद एक नई सरकार बन जाएगी। ये पूरी प्रक्रिया है। तो इस समय जो कुछ हो रहा है, अभी जो कुछ हो रहा है, वो पूरे जो लोकतंत्र का जो नक्शा आगे 5 साल आप देखने वाले हैं, वो इस समय वो शेप ले रहा है। इस समय वो अपनी शक्ल अख्तियार कर रहा है, जिसका आप एक तरह से मिरर इमेज अगले 5 साल में देखेंगे। तो दो इसके हिस्से हैं, चुनाव की तैयारियों के दो बड़े हिस्से हैं राजनीतिक दलों के, अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो। दो हिस्सों में पहला हिस्सा तो यह है कि इस समय सारी पार्टियां अपने आगे आने वाले चुनावों के लिए मुद्दे डिसाइड कर रही हैं कि हमने पिछले 5 साल में क्या किया, दूसरी पार्टी ने क्या गलत या सही किया, और हम अगर सरकार में आएंगे तो आपको क्या ऑफर करेंगे। ये इस समय तय हो रहा है, इस समय डिसाइड हो रहा है। और इसी को आप चुनाव प्रचार में थोड़ा सा एक्सपैंड होते हुए देखेंगे। मतलब इसका एक विस्तृत रूप आप इसको चुनाव प्रचार में देखेंगे। तो इस समय सारी पार्टियां अपनी नीतियों को, अपनी पॉलिसीज को, चुनावी नारों को, चुनावी पोस्टर्स में क्या होगा, नेता क्या बोलेंगे, इन सबको एक तरह से आखिरी रूप सारी पार्टियां दे रही हैं। और ये काम चल रहा है इस समय। एक दूसरा काम होता है इसके अलावा, चुनाव प्रबंधन का, चुनाव मैनेजमेंट का। तो इस समय बूथ कमेटियां बनाई जा रही हैं कि किसको कहाँ पर करना है, जो इलेक्टोरल रोल में कहाँ पर अपने लोग छूट गए हैं उनको डलवाना है, और कौन किस तरह से चुनावी मशीनरी को एक तरह से पार्टियां भी एक्टिवेट करती हैं। इस समय सब कुछ सारा कुछ चेक करती हैं। चुनाव की तैयारियों का एक तीसरा बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि भारत एक बहुदलीय लोकतंत्र है और कोई पार्टी अकेले, बड़ी पार्टी जो सरकार बनाती है, वो अकेले लोकसभा चुनाव नहीं लड़ती है। बहुत सारे गठबंधन वो बनाती है। तो वो अलायंसेस दो तरह के होते हैं, तो सोशल अलायंसेस, दूसरा पॉलिटिकल अलायंसेस। सोशल अलायंसेस वो लगातार बनाती रहती हैं कि किस सामाजिक समूह को लेना है, किस धार्मिक समूह को ज्यादा महत्व देना है, किसको नहीं देना है, किसको किनारे करना है, किसके खिलाफ गठबंधन बनाना है, सोशल कोलिशंस। ये सारा कुछ एक अनवरत चलने वाली, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसके अलावा एक पॉलिटिकल अलायंस बनाना भी एक पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है। और ये एक ऐसा हिस्सा है काम का जो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि पार्टियां जो हैं वो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को भी प्रतिनिधित्व करती हैं। तो आप जब दो पार्टियों का अलायंस बनता है तो कई बार दो सोशल ग्रुप का या कई सोशल ग्रुप के भी अलायंसेस बनते हैं। तो इस समय अगर आप सोशल अलायंसेस के बनने बिगड़ने का खेल देखें,
तो बहुत स्पष्ट रूप से आप पाएंगे कि बीजेपी का जो जो पॉलिटिकल अलायंस है, एनडीए, वो लगभग शेप ले चुका है। और ये शेप काफी समय से लगभग स्थिर सा है। थोड़ा बहुत आना जाना लगा हुआ है, कुछ पार्टियां गई हैं, शिवसेना गई, आपको अकाली दल गई, इस तरह से जाना ही ज्यादा हुआ है, लेकिन उसका शेप लगभग स्थिर है कि वो पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ने जा रही है। इसको लेकर बहुत कोई डाउट नहीं है, कोई सरप्राइज वहां नहीं मिलने वाला, कोई आपको चौंकाने वाली कोई खबर बीजेपी के तरफ से कम आएगी। आएगी निश्चित रूप से, ऐसा भी नहीं कि एकदम स्थिर है, लेकिन कम आएगी। जहां ज्यादा गति है, जहां जहां पर चीजें फ्लूइड हैं, डायनेमिक हैं, जहां पर चीजें फ्लक्स में हैं, वो जगह जो है वो विपक्षी खेमा है। वहां चीजें अभी स्थिर नहीं है। वहां बहुत ज्यादा इस समय हलचल है, आलोड़न है जिसको बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, वो है यहाँ पर। और इस वजह से अभी ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स शेप नहीं ले पा रही है कि किस तरह से कहाँ कौन कैंडिडेट होगा। जब आप अलायंस हो जाएगा तो उसमें बहुत सारी सीटें आप छोड़ देंगे। और इस संभावना की वजह से पार्टियों के कैंडिडेट, संभावित कैंडिडेट, अपना खर्च भी नहीं कर रहे होंगे और अपनी तैयारियां भी उस मनोयोग से नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है कि यहाँ पर कौन लड़ने वाला है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जो आपको घाटे में डाल सकती है, जरूरी नहीं घाटे में डाल सकती है। और एनडीए का अलायंस अभी शेप ले रहा है, जिसकी बैठकें वगैरह हो रही हैं, मुद्दे तय हो रहे हैं। अभी पता नहीं कि वो कई राज्यों में बहुत अभी चीजें फ्लक्स में हैं कि वो एनडीए एक लग रहा है कि जैसे एक कोई यूनिफाइड रूप है, वैसा शायद नहीं होगा। इसमें बहुत सारी पार्टियां बहुत राज्यों में एक दूसरे से लड़ेंगी और अलायंस ऐसी राज्यों में करेंगी जहां उस अलायंस का कोई मतलब नहीं होगा। अब अगर यूपी में तृणमूल कांग्रेस कहती है कि हम अलायंस को समर्थन करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं, और बंगाल में वो कांग्रेस और सीपीएम दोनों से अलायंस करेंगे, शायद इसकी संभावना नहीं है। तो ये इसकी जटिलताएं हैं, इन जटिलताओं में चीजों को देखना पड़ेगा। और इसमें एक आखिरी बात, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से होकर दिल्ली का रास्ता गुजरता है जो कहा जाता है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये ऐसे ही नहीं कहा जाता है। आपको इस समय जो लोकसभा बनती है उसमें से 80 लोकसभा सांसद यूपी से जाते हैं, और यूपी डिसाइड करता है कई बार। 2014 याद कीजिए, 2014 में बीजेपी के 73 सांसद एनडीए के सिर्फ यूपी से आए थे। एक तिहाई लगभग सांसद एक ही राज्य से आए थे। और नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनती अगर यूपी में इस तरह का चुनाव नतीजा नहीं होता। इस बार क्या होने वाला है? देखिए, वहां पर तीन ऑपोजिशन में तीन पार्टियां हैं ढंग की, जिनकी हैसियत है। वो सपा है, सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज ऑपोजिशन में, उसके अलावा बीएसपी है और कांग्रेस है। ये तीन है। इनका मिलाकर भी वोट परसेंट लगभग वो कांग्रेस बीजेपी के वोट परसेंट के कहीं कहीं बराबर पहुंचता है। तो मतलब ये तीनों अगर, वैसे ऐसा होता नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है चुनाव, कई बार वो कई बार कंपाउंडिंग इफेक्ट भी होता है कि दो लोग मिलते हैं और बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जोड़ से नहीं होता है कि इन तीन पार्टियों का इतना वोट है, इतना परसेंट जोड़ देंगे तो ये इतना हो जाएगा और ऐसे चुनाव नतीजे आ जाएंगे। इतना सिंपल वो होता नहीं है। लेकिन अभी एक सपा का जो एक पोस्चरिंग आया है, सपा की जो पोजीशन आई है, उससे जो पूरा परिदृश्य है वो और उलझ गया है। सपा ने एनडीए की अभी जो बैठक हुई उसमें ये कहा कि अगर बसपा इस गठबंधन में आती है तो हम इस गठबंधन में नहीं रहेंगे। एक हार्ड पोस्चरिंग उनकी, रामगोपाल यादव का बयान आप इस संदर्भ में आपको सुनना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यूपी की पॉलिटिक्स बहुत उलझ जाएगी और एनडीए अलायंस जो है वो अचानक से आपको बहुत ही मतलब डिसरे में दिखेगा, बहुत बहुत ही एक तरह के संकट में दिखेगा। क्योंकि बसपा को माइनस करके सपा और कांग्रेस क्या बीजेपी को यूपी में टक्कर दे पाएगी? और अगर यूपी बीजेपी के हाथ में चला गया तो क्या दिल्ली में विपक्षी सरकार बनेगी? ये एक बड़ा सवाल है। और सपा अगर उस अलायंस में नहीं रहती और बसपा कांग्रेस का अलायंस बनता है तो सपा कितने कितने सीटों पर रह जाएगी, कितने वोट परसेंट पे रह जाएगी? क्या वैसी हालत में भी जो अल्पसंख्यक है मुसलमान है वो सपा के साथ जाएंगे या बसपा कांग्रेस के पास जाएंगे? बहुत ही पेचीदा मतलब एक स्थिति बन सकती है। तो आगे आने वाले दिनों में निश्चित रूप से एक उलझन में विपक्ष की राजनीति है। और अगर उनको इस समय अगर अपने पेंच टाइट नहीं कर पाई तो बहुत ढीला ढाला मशीन लेकर चुनाव में अलायंस जाएगा, एनडीए अलायंस।
और ऐसी हालत में जो दूसरा खेमा है वो उसके मतलब पेच कसे हुए हैं, उनका उनका एक उनके खेमे में वो विनिंग अलायंस है कि नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन एनडीए जो है उसमें इतनी उलझन नहीं है, उसमें स्पष्टता है नीतियों को लेकर भी काफी हद तक। जैसे अभी इंडिया इंडिया अलायंस इस बात पर शायद सहमत नहीं हो पाएगा कि जातीय जनगणना होना या नहीं होना है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस और